सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा पर। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट 2 हिंदी विषय को लेकर, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगा। जो भाई बहन चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट अवश्य देखने को मिल रहा है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 5 और 6। तो मित्रों, रस के होते हैं 4 अंग होते हैं। इसमें जो है 4 अंग इस प्रकार से हैं। चलिए इसको लिखते हैं। पहला हमारा है अस्थाई भाव, ये होता है अस्थाई भाव। और दूसरा होता है, ये होता है विभाव, विभाव। और तीसरा होता है अनुभाव, अनुभाव। और चौथा होता है संचारी भाव, चौथा होता है संचारी भाव। ये हमारे 4 प्रकार के रस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, उपसर्ग या रस? तो मित्रों, जो काव्य के आस्वादन से आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये संख्या में 9 मानी गई हैं। रस जो हमारे हैं 9 माने गए हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी या कान? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान। कान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि, ऋष या ऋषि, तो इस तरह दिए गए हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसका हमारा ये हो जाएगा ऋषि। इस टाइप का लिखते हैं, अर्थात ये हमारा सही उत्तर होगा। इसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5। सामाजिक पदों यानी पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? तो इसको जानकारी के लिए समझ लेते हैं। अल्प विराम जो हमारा होता है वो इस तरह होता है, और अर्ध विराम जो होता है ये इस तरह होता है, और योजक चिन्ह डैश के रूप में होता है, उद्धरण चिन्ह इस तरह होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा सही है। ये हमारा सी ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। सामाजिक पदों या पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनके मध्य योजक चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेर, अंधेरे, नकेल, मुंडेर या बटेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, अंधेरे। अंधेरे इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं अथवा 8 हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो हमारे हैं वो 8 प्रकार के हैं। अब इनको चलिए देख लेते हैं एक 1 बाई 1 करके। तो पहला हमारा है, पहला है विधिवाचक, पहला है विधिवाचक, विधिवाचक। और दूसरा है निषेधवाचक, निषेधवाचक, निषेधवाचक। और तीसरा है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। और चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। चलिए इसको मिटा के फिर लिखते हैं। पांचवा है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। और छठा है संदेहवाचक, संदेहवाचक। और 7वां है इच्छावाचक, इच्छावाचक। और इसी प्रकार 8वां है संकेतवाचक, 8वां है संकेतवाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के हैं जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अभिज्ञ, अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अज्ञानी, अज्ञान या ज्ञानी, ज्ञानी या पढ़ना, जानकार, ना जानकार, अगम्य या गम्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानकार, ना जानकार। यानी अभिज्ञ का हो जाएगा जानकार, अभिज्ञ का होगा जानकार, और अनभिज्ञ का हो जाएगा ना जानकार, ना जानकार। इस तरह हो जाएगा। तो अभिज्ञ का हो जाएगा जानकार और अनभिज्ञ का हो जाएगा ना जानकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 और 5? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि 5 प्रकार की होती है।
चलिए इनके नाम जान लेते हैं और नाम को लिख लेते हैं। तो पहला हमारा है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। और दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। और चौथा है यण संधि, यण संधि। इसी प्रकार पांचवा है अयाध संधि, अयाध संधि। ये हमारे 5 प्रकार की संधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास या दीर्घ वास। तो इसका सही वर्तनी चुनना है। इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दीर्घ श्वास। ये दीर्घ श्वास इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11। रचनाकार और रचना में कौन सा युग्म सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तुलसीदास रामचरितमानस, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। उत्पन्न मृगावत, जायसी पद्मावत और मंझन चित्रावली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंझन चित्रावली। ये इसका गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब ये मिल रहे हैं। तुलसीदास ने रामचरित लिखा है, कुतुबन ने मृगावत लिखा है, जयसी ने पद्मावत लिखा है, लेकिन मंजन ने चित्रावली नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। गुण के अनुरूप नाम का होना, गुण के विरुद्ध नाम का होना, मूर्ख होना या मूर्खों में से पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम का होना, यानी जैसा नाम वैसा गुण नहीं है, गुण के विरुद्ध नाम का होना इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13। नीचे दिए गए मुहावरों में उनके अर्थ को जोड़ें और इसमें से एक जोड़ा गलत है उसे पहचानें। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना या दोष ना आने देना, आसन डोलना, विचलित ना होना और आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा आसन डोलना यानी विचलित ना होना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ है किसी कारणवश मन का विचलित होना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। लेन देन, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये योजक चिन्ह का यानी डैश जो लगता है इसका इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, योजक चिन्ह जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 16। 16 नंबर ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाव आज का उदाहरण है। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17। राम खाता खाता होगा किस काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य और सामान्य भविष्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन इसका ये जो है सही होगा, यानी राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18। 18 को देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, पुष्ट, पर्याप्त, प्रदर्शनी या ब्रज भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन डी ब्रज भाषा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19। उनके बिना कुछ उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना। और मित्रों बिना शब्द संबंध बोधक शब्द है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अंत में शब्द बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आगे, बिना और पास। जैसे उदाहरण के तौर पर आगे अगर आता है, बिना आता है और पास आता है, तो ऐसे कंडीशन में ये संबंध बोधक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20। 20 को देखते हैं। 20 है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। दत्त पुत्र, दत्तक, दत्त चित्र और दंपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्तक, दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ पुत्र जो है वो दत्तक पुत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई या मिलाप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वार्षिक। ऑप्शन ए हो जाएगा वार्षिक। और वार्षिक तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले वाक्य जो होते हैं तद्धित कहलाते हैं। जैसे लघु धनता बराबर लघुता है, तो देख लेते हैं, जैसे लघु और धनता बराबर हो जाता है लघुता। इसी प्रकार लघुता के बाद में देख लेते हैं, सुंदर धन बराबर सुंदर धन बराबरता, सुंदर धनता बराबर सुंदरता, ये भी इसका उदाहरण है। और उसके बाद में आता है बड़ा धन आई, यानी बड़ा धन आई बराबर होता है बड़ाई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सा और सु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसमें सम संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीचे दाहिनी ओर, अर्थात दाहिना हमारा ये है और नीचे दाहिनी तरफ ये सिग्नेचर का स्थान आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 और 25। तो इसका कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 24 और 25 के लिए वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध भाग का इस प्रकार प्रश्न में वाक्य खंडों को बांटकर उन्हें ए, बी, सी, डी की संख्या दी जाती है। परीक्षार्थी को वाक्य में पढ़कर उस खंड का चयन करना होता है जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि हो तो कोई त्रुटि नहीं है, उत्तर पर चिन्हित करें, अर्थात कोई त्रुटि नहीं, डी विकल्प पर चिन्हित करें। तो 24 नंबर प्रश्न है, आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है, अर्थात आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। और डी है कोई त्रुटि नहीं है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी ये वाला है, ऑप्शन सी दुख और क्षोभ हुए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। तो ये दुख और क्षोभ हुए नहीं हो जाएगा, ये सी वाला पोर्शन ये है, इसलिए गलत हो जाएगा। और ये डी वाला पोर्शन है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये अपादान कारक। और इस वाक्य में वस्तु या स्थान से किसी वस्तु का पृथकता से बोध होता है, अर्थात वहां से वो वस्तु जो है चलता है और अलग गिरता है, अर्थात अलगाव की स्थिति होती है। तो ऐसे कंडीशन में अपादान कारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27। कामायनी के रचनाकार कौन है? मछली शरण गुप्त, रामनिवास त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। और कामायनी छाया युद्ध का सर्वोत्तम, कामायनी जो है छायावादी युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। और ये जयशंकर प्रसाद के अंतिम काव्य की रचना है जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 28। आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, गंग कवि को या जयशंकर प्रसाद को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 29 देखते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त होना और अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो ये हमारे ये मुंह मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा? तो ये होगा अपनी औकात से बढ़कर बात करना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर और दिन काटे न कटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग्य का चक्कर। भाग्य का चक्कर में दिए मुहावरे जो दिनों का फेर होना का सही अर्थ बताता है, तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 31। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं,
कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, श्रीकृष्ण के अनेकों नाम है। तो इसमें कौन सा शुद्ध बताना है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये भी सी भी गलत हो गया, कई रेलवे के कर्मचारियों, और बाघ ये भी गलत हो गया। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 32 नंबर है, शायद पिताजी आ जाएं, इस प्रकार का वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक है या संकेतवाचक वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संदेहार्थक वाक्य है, अर्थात संदेह प्रकट किया जाता है कि शायद पिताजी आ जाएं। तो ये संदेह की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर संदेहार्थक यानी बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 33 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा या शूर्पणखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, शूर्पणखा। इस तरह लिखा जाएगा, और ये हाँ बड़ा सा से होगा, तो ये डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 34 नंबर, इस महाकाव्य में 16 है। एक स्थान भरने के लिए उचित शब्द का चयन करना है। सर्ग है, स्वर्ग है, सर्व है या सर्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये सर्ग है, अर्थात यहाँ सर्ग भरा जाएगा। तो इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 35, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, सुंदर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर इसका जो है विशेषण शब्द हो जाएगा, अर्थात उसकी विशेषता बता रही है कि वो सुंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है। आप ये अंडरलाइन किया गया है, भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक। आप जो है निजता का प्रतीक है, अर्थात आप भला तो जग भला, और आपको अंडरलाइन किया गया तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 37 नंबर है, सतसई किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, कर्मधारय का, द्वंद्व का या दिगु का। तो मित्रों ये दिगु समास का उदाहरण है, और सतसई समास का विग्रह होता है 700 का समाहार। 700 का समाहार, अर्थात ये दिगु समास का उदाहरण है। और इसी के अंतर्गत जैसे पंचवटी है, तो 5 वट यानी 5 वृक्षों वाला स्थान, तो ये सब दिगु समास के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर हमारा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं निरनुनासिक, अनुनासिक, मौखिक स्वर या लुंठित स्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर जो है ये इस तरह सिंबल में प्रतीक करते हैं, और ऐसे स्वरों का उच्चारण जो है नाक और मुंह से होता है, और उच्चारण में लघुता भी रहती है, जैसे गांव। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गांव, ये है अनुनासिक स्वर। और दूसरा उदाहरण हमारा होता है जैसे है आंगन। और तीसरा उदाहरण हमारा होता है दांत। और चौथा होता है साचा। तो ये उदाहरण जो है जिस पर चांद बिंदी लगी हुई है, ये सभी अनुनासिक के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में जो धर्म शब्द का तात्पर्य है वो गुण से है, और अलंकार का प्रयोग काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण भी उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के अंत में ही लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के अंत में स्त्री लगाते हैं, या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, यानी मादा कौवा इस तरह कहा जाता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगोल वेत्ता, पुरातत्व वेत्ता, और ये नृत्य शास्त्री या भूकंप वेत्ता। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, भूगोल वेत्ता उसको जाता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगोल वेत्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं तो पहले उसको नेगेटिव वाले को अंडरलाइन कर लिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ें। तो नहीं है, अर्थात नरक, स्वर्ग, ठग या भूमि। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, नरक। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो नरक जो है तत्सम नहीं है। इसका होता है सही तत्सम रूप होता है नरक, यानी नरक इस तरह का होता है,
ये तत्सम रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, धन या अभ्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तोयज। तोयज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 44। स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक या परधाम परम धाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ग का होता है नरक। स्वर्ग का उल्टा होता है नरक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 45। नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ है मदद करके मदद की उम्मीद करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, घृणा के बदले प्रेम करना या कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका मित्रों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, अर्थात नेकी कर दरिया में डाल। इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख के किराना या लज्जा दूर होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, ज्ञान होना। यानी आंख जो है खुलना, ज्ञान होना। लोग कहते हैं किसी घटना के बाद कहते हैं अब आंख खुला, तो ये ज्ञान होना, मतलब अब जो है ज्ञान आपको मिला। तो ज्ञान हो, आंख खुलने का मतलब होता है ज्ञान का होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 47 नंबर। 47 नंबर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाल पक जाने पर कोई अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने पर लोग अनुभवी हो जाता है, या बाल पक जाने पर लोग अनुभवी होता है, या बाल पक जाने पर लोगों का अनुभव लोगों के अनुभव जो है बढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हमारा होगा वो ये होगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी हो जाता है, कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। सीधा सा वाक्य है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर इसका उत्तर देते हैं। तो निर्देश दिया गया है 48 से 50, यानी 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं। ये नीचे दी गई कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर को चुनिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वो आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट है मुख्य गायक की गरज में वो अपनी गूंज मिलाता आया, और प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों से जंगल खो चुका था तो अपने सरगम में लांग कर चला जाता है। भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही अस्थायी रूप से संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान, मुख्य छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वो नौसिखिया था। 8 सप्तक में जब बैठने लगता है तो इसका गला प्रेषणा के साथ छोड़ती हुई सा अर्थ होता है। वह आवाज के साथ राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता है और कहीं से चला आता है। संगतकार का स्वर कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है। और गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, वो अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। चलिए इसी के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न 48 है। प्रश्न 48 कह रहा है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी, सहृदय, रस या संगदिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये सहयोगी। संगतकार के माध्यम से कवि जो है सहयोगी की ओर संकेत करना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 49 नंबर। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज या पत्थर की आवाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंभीर आवाज। जो गंभीरता से लोग बोलते हैं उनको हमारा चट्टान जैसा भारी स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। गायक जब अंतेरे की जटिल तानों से जंगल में खो चुका होता है तो ये मायने है कि अंतेरे को गाते हुए वो भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है या बेलगाम हो जाता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीन हो जाता है, यानी गायकी में वो लीन हो जाता है। तो चलिए आगे, थैंक यू। और आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।